नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद हैं उपमंडल जोगिंदर नगर के एसडीएम ऑफिस में कार्यालय में। हमारे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है खबर खास टीवी में। थैंक यू। किस तरह से आपका मतलब बचपन का दौर रहा और किस तरह से जिस तरह से आपने एजुकेशन ली, और फिर जैसे आप हमने कहा कि मेजर, तो आई थिंक कि आर्मी बैकग्राउंड से आप हैं, वो इस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि बचपन में आपने स्कूलिंग जो है आप कहाँ से करी है? देखिए, ऐसा है कि मैं सेकंड जनरेशन फौजी हूँ और मेरे पिताजी और ताया जी दोनों भारतीय सेना में उन्होंने सेवाएं दी हैं अपनी जी और दोनों ने बांग्लादेश की लड़ाई भी लड़ी हुई है। जी और इसलिए जो मेरी जो एजुकेशन है वो हम क्योंकि पिताजी के साथ रहते थे तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्कूलों में हुई है। जी और ज़्यादातर मैं जो केंद्रीय विद्यालय हैं जिनको सेंट्रल स्कूल भी बोलते हैं मैं वहाँ पढ़ा हुआ हूँ। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्कूल्स में पढ़े हुए। तो ये तो रही स्कूलिंग की बात। आप जैसे आपने बताया कि आप ऑलरेडी ही आर्मी बैकग्राउंड से थे। जब आप फौज में ही जाना चाहते थे कि आपका कहीं और गोल भी था कि मैं कुछ और करूंगा, कि आज जैसे आप आज एसडीएम और एडीएम आप प्रमोट हो चुके हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे सर कि किस तरह से रहा, कि आपने क्या सोचा बचपन में? क्योंकि हिमाचल जो है, जो लोग हैं वो वैसे पढ़े लिखों में आते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग होते हैं हिमाचल से। तो क्या गोल रहा था बचपन में आपका, कि आर्मी में ही जाना है कि कहीं कुछ और चीज़ें करनी है? देखिए, बचपन में पढ़ाई में अच्छा था और हर साल कक्षा में प्रथम स्थान पाता था। तो हमारे समय में 2-3 ही गोल होते थे बच्चों के, या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है ना, या फिर कुछ लोग बोलते थे कि हमने फ़ौज में अफसर बनना है। क्योंकि मेरा फ़ौजी बैकग्राउंड था तो पिताजी की मर्ज़ी ज़रूर थी कि मैं फ़ौजी अफसर बनूं, लेकिन मैं डॉक्टर बनना चाहता था। और मैंने 12वीं के बाद पीएमटी क्लियर की। पीएमटी क्लियर करने के बाद मैंने जो सुंदरनगर का दंत चिकित्सा महाविद्यालय है वहाँ से मैंने पास आउट किया। और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि उस टाइम पे स्टेट के इंटरव्यू ज़्यादा निकल नहीं रहे थे डॉक्टर के। आर्मी का इंटरव्यू निकला तो हमने भी भर दिया, चले गए वहाँ पे इंटरव्यू देने, और कुछ भगवान की दया रही और पहली बारी में ही सिलेक्शन वहाँ पे हो गई। तो क्योंकि पिताजी का सपना था कि मेरा बेटा फ़ौज में अफसर बने, तो और भगवान ने दोनों ही बातें पूरी कर दी कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, पिताजी चाहते थे कि फ़ौज में अफसर बने। तो भगवान ने दोनों ही मुरादें एक बार में पूरी कर दी, तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। आपने जिस तरह कहा कि दोनों आप डॉक्टर बनना चाहते थे, पिताजी कह रहे थे कि फौज में ऑफिसर बनिए, और आपने ये दोनों चीज़ें हासिल की। और हम जानना चाहेंगे सर कि जिस तरह से आपने अपनी डॉक्टरी भी पूरी किया और आप फौज में ऑफिसर भी रहे, तो घर में पिताजी का ज़्यादा मेन रहता था कि माताजी का भी इसमें मतलब ये रहता था कि सुझाव कि आप जाएँ किस की फील्ड में आप जाना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मैं आज जहाँ भी हूँ वहाँ पे मेरे माताजी और पिताजी का दोनों का बराबर का योगदान है। पिताजी ने जहाँ हमें बाहर की चीज़ों के लिए गाइड किया कि नहीं बेटा, ऐसे आपने ये कंपटीशन क्लियर करना है, आपने ऐसे पढ़ाई करनी है, वैसे पढ़ाई करनी है, वैसे ही जब पढ़ते थे, बैठ के पढ़ते थे, तो बिना माताजी के सपोर्ट के नहीं हो सकता था। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपके पर्सनल लाइफ की बात करें तो आपने मैरिज की, तो मैरिज आपने लव मैरिज की, अरेंज मैरिज आपने की? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो मेरी वाइफ है वो शिमला के जुब्बल नामक स्थान से हैं और मेरे साथ ही पढ़ते थे। बाकी आप समझदार हैं। क्या बात है। तो सब समझ गए हैं, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा हम ये चीज़ करना चाहते हैं कि आपने अपना गोल भी रखा, उसको भी किया, और अपने पिताजी का सपना था वो भी आपने पूरा किया। अगर बात करेंगे प्रशासनिक आपके कार्यों की, जिस तरह से आप ही जोगिंदरनगर में आए सर, इससे पहले आपकी जो पोस्टिंग थी वो कहाँ पर थी, कहाँ किन किन जगहों पर थी? मतलब हिमाचल में मैंने जो एचएएस का एग्ज़ाम दिया था, तो मैं 2011 बैच से संबंध रखता हूँ। तो सबसे पहली जो मेरी पोस्टिंग है वो बीडीओ चढ़गांव की रही, और उसमें उसी समय साथ में मुझे कुछ समय के लिए एसडीएम रोडू का भी एडिशनल चार्ज दिया था। उसके बाद मुझे AC2DC किन्नौर भेजा गया, और उसके बाद मेरे पास एसडीएम कल्पा का चार्ज रहा। फिर अपना सचिव स्कूल शिक्षा बोर्ड हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आरटीओ कांगड़ा, और कुछ समय मेरे पास एसडीएम पद्दर का चार्ज रहा, और इस वक्त जोगिंदरनगर का चार्ज है। ओके सर, कुल मिला के बात करें तो कितना सा एक्सपीरियंस मतलब आपको इस फील्ड का हो चुका है आज तक?
10 साल से ऊपर हो गए जी स्टेट में, और लगभग 8 साल से ऊपर का समय मैंने फ़ौज में लगाया है। तो अगर मैं कुल अपना करियर बात कर लूँ तो लगभग 20 साल की सरकारी नौकरी हो चुकी है। सर क्या क्या चुनौतियां रही जिस तरह से आपने एज एसडीएम कार्यभार संभाला, तो किस तरह की चुनौतियां, एक हम कहें तो जिस तरह से अभी जोगिंद्रनगर में अभी आप हैं, और जोगिंद्रनगर में हमने देखा है कि सर ने काफ़ी अच्छे जो है यहाँ पे कोशिश की, यहाँ पे बच्चों के लिए, कन्याओं के लिए कुछ यहाँ से स्टार्ट किया था, जिस तरह से बेटियों के लिए। देखिए ऐसा होता है कि मेरा हमेशा ये एम रहता है कि हम प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो प्रशासन में जो हमें काम करने हैं, जो सरकार ने ड्यूटीज़ दी हैं, वो ड्यूटीज़ हमें पूरी करनी है। लेकिन जब हम प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं तो हमारे ध्यान में एक चीज़ ये होती है कि हम समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ अच्छा बदलाव लाना चाहते हैं। तो ये मेरी कोशिश रहती है, मैं जहाँ भी रहा हूँ वहाँ पे मैंने ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करी। तो यहाँ पे जब जोगिंद्रनगर में आया तो 2 चीज़ें मैंने ऐसी हैं जो मतलब आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रिक्टली प्रशासनिक अधिकारी का काम नहीं था, एज मेरी कोई ड्यूटी नहीं थी, बट क्योंकि एक सोशल ऑब्लिगेशन भी होती है ऑफिसर्स की, तो वो समझ के मैंने किया। एक तो हमने क्या किया कि यहाँ पे बहुत सारे युवा मेरे पास आते थे और वो कहते थे कि सर वो यहाँ पढ़ने के लिए लाइब्रेरी नहीं है, और हम बड़े लंबे समय से लाइब्रेरी की मांग कर रहे हैं, तो वो लाइब्रेरी हमने उनके लिए स्थापित की है। और आज मुझे खुशी है कि वहाँ पे लगभग 100 विद्यार्थी अलग अलग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, और काफ़ी सुविधाएं हमने उनको दी भी हैं, और लाइब्रेरी हमारे बड़े सुचारू ढंग से चल रही है। और आगे अभी आप देखेंगे आने वाले हफ्ते भर में कुछ और सुविधाएं हम वहाँ पे बढ़ाने वाले हैं। और दूसरा काम एक हमने कि मैं जब एज एसडीएम आप बैठते हो तो आपके पास बहुत सारी शिकायतें भी आती हैं, बहुत सारी डिमांड्स भी आती हैं। तो यहाँ मैंने देखा कि बहुत सारे हमारे ऐसे घर हैं जहाँ पे जिन कन्याओं के माता पिता वो गरीब घर से संबंध रखते हैं, और बहुत सारी एक ऐसी एप्लीकेशंस आती थी जब वो कन्याओं के विवाह के लिए सरकार से कुछ ना कुछ अनुदान, कुछ ना कुछ मदद मांग रहे होते थे। तो जब हमने मेला कराया, मेला कराने के बाद कुछ पैसे हमारे पास बचे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इससे हम कुछ, क्योंकि हर शादी में एक टेंट हाउस का सामान ज़रूर लगता है, जिसमें आपका टेंट है, कुर्सियां हैं और बिस्तरे हैं, ऐसा बहुत सारा सामान होता है जिस पे हर घर का करीब लगभग 40-50 हज़ार रुपया खर्चा आ ही जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम ये सामान ले लें, और वो सामान लेकर हमने यहाँ पे मेले के फंड से कुछ खरीदा था सामान, वो यहाँ पे रखा है। और वो हम ऐसी जो भी गरीब कन्याएं होती हैं उनके विवाह पे हम वो प्रशासन की तरफ से उनको फ्री में देते हैं, और अब तक हम ऐसी 9 कन्याओं की शादी करवा चुके हैं। सर हम जानना चाह रहे थे आपसे कि ये तो आपने बहुत ही समाज सेवा वाला काम किया है, क्योंकि आपने सही कहा 40-50 हज़ार जो एक टेंट हाउस में खर्च होते ही होते हैं बेसिकली। लेकिन हम बात भी कर रहे हैं साथ में चुनौतियों की। किस तरह की चुनौतियां हैं जो प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे आपको नज़र आई अभी तक, मतलब आपने कितना कार्यकाल? मैं देखिए कार्यकाल में एज प्रशासनिक अधिकारी आपको कई तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब किन्नौर में था तो वहाँ पर नेचुरल कैलेमिटी बहुत होती थी। जो 2013 का डिज़ास्टर है वो उसी समय हुआ था। तो सबसे पहली चुनौती हमारे पास ये थी कि वहाँ पे बहुत सारे फॉरेन के टूरिस्ट फंसे हुए थे, और सड़कें सारी बंद थी। तो उस समय लगभग 3-3.5 हज़ार लोगों को हमने वहाँ पे, उस टाइम पे हमारे डीसी साहब होते थे श्री JM पठानिया जी, उनकी गाइडेंस में हमने लगभग 3-3.5 हज़ार लोगों को हेलीकॉप्टर से ही रेस्क्यू किया। तो वो एक अपने आप में एक बड़ा काम था। उसके अलावा फिर कुछ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चले किन्नौर में। आप JP ग्रुप का आपने नाम सुना होगा, तो उनका कुछ डिस्प्यूट था। उनका एक बहुत बड़ा वहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होता था, तो मजदूरों के साथ कुछ डिस्प्यूट था और काफ़ी लंबा चला। तो वहाँ पे मुझे एज स्पेशल मैजिस्ट्रेट मेरे अनुभव को देखते हुए वहाँ पे सरकार ने भेजा था, और उस डिस्प्यूट को हमने सुलझाया भी। सर मान के चले कि जोगिंद्रनगर में अगर आप देखें तो क्या कमियां आपको लगती हैं कि जोगिंद्रनगर में कुछ चीज़ें हैं जो अभी होना बाकी हैं और होनी चाहिए यहाँ पे? सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ कि जोगिंद्रनगर एक बड़ा ही अच्छा सब डिवीज़न है। अगर मैं प्रशासन की दृष्टि से बात करूँ तो इस वक्त 76 पटवार सर्कल जोगिंद्रनगर में हैं, और मेरे ख्याल से ये मंडी डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा सब डिवीज़न है। तो इसका प्रशासन करना अपने आप में एक चैलेंज है,
क्योंकि 2 तहसीलदार हैं आपके पास और एक नायब तहसीलदार है। तो एक तो ये चीज़ है कि प्रशासनिक दृष्टि से एक बहुत बड़ा सब डिवीज़न है। और दूसरा जो मैं सुंदर या जोगिंदर नगर के बारे में महसूस किया कि जोगिंदर नगर को आज जिस स्थान पे होना चाहिए था, इसके जो ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए जोगिंदर नगर किसी वजह से वहाँ पहुँच नहीं पाया, है ना। तो पिछले 1 साल में 1.5 साल में हमने ये कोशिश की कि एज प्रशासनिक अधिकारी जो चैलेंजेस हैं प्रशासन के सामने, कोई ऐसे काम हैं जो प्रशासन की मदद से जिनको हम क्लियर कर सकते हैं, जिन कामों को हम आगे बढ़ा सकते हैं, उनको हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की। जिसमें आपका अटल आदर्श विद्यालय था, उसके लिए ज़मीन का इंतज़ाम करना था। तो लोगों से हमने बात की और लोग बड़े अच्छे हैं वहाँ के पंचालक के, जिन्होंने 25 बीघे ज़मीन जो है वो दान में दी। फिर आपके लॉर्ड भड़ोल के अस्पताल का मसला था, वो हमने करवाया। मकरेडी में सब तहसील बन चुकी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से रिकॉर्ड शिफ्ट नहीं हुआ था, वो रिकॉर्ड शिफ्ट करवाया गया। फिर मकरेडी के लोगों ने भी लगभग 1 बीघा ज़मीन जो है वहाँ कार्यालय के लिए गिफ्ट की, और हमने फिर कार्यालय की बिल्डिंग के निर्माण के लिए लगभग 2.5 करोड़ का प्रपोज़ल वो सरकार को बना के भेजा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे जब मैं फील्ड में गया तो जो हमारे पटवार खाने थे उनकी बड़ी बुरी हालत थी। तो मैंने तहसील वाइज हम सब पटवार खाने में गए और लगभग आज की डेट में 27 पटवार खानों की विज़िट हम कर चुके हैं। और जितने भी मतलब आज की डेट में जितने भी पटवार खाने थे जिनको डिसमेंटल करके नया बनाने की ज़रूरत है, उन सब की विज़िट हो चुकी है। उसमें से लगभग 18 की तो सैंक्शन डीसी साहब से आ भी चुकी है और बाकी का प्रोसेस चल रहा है। सर इसके अलावा जैसे कि जोगिंदर नगर में आपने देखा होगा थोड़ा सा कि जैसे यहाँ के युवा हैं, इनके लिए थोड़ा सा खेलने के लिए जो है कोई अच्छा सा इंडोर स्टेडियम यहाँ पे अभी तक नहीं है। जबकि अगर इतिहास की बात करें तो शायद जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं था तब से जो है वो देश विदेश में जोगिंदर नगर का नाम था कि जोगिंदर नगर कोई ऐसी जगह है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रॉली चली है वो 1928 में भी ये बन के तैयार थी और यहाँ पे 3 पावर प्रोजेक्ट हैं। लेकिन आपने सही कहा कि जोगिंदर नगर का जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। लेकिन अब आने वाले समय में क्या आप भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि जोगिंदर नगर के लिए युवाओं के लिए खासकर बात करेंगे, कोई स्टेडियम के लिए कुछ यहाँ पे संभावनाएं हो सकती है आने वाले समय में? देखिए, एक जहाँ तक आपने बात करी इंडोर स्टेडियम की, तो वो जहाँ तक मुझे मालूम है पिछली सरकार में एक इंडोर की बैडमिंटन कोर्ट की फैसिलिटी जो है वो जो हमारा गर्ल्स स्कूल है वहाँ से एक प्रपोज़ल गया है, हमने खेल विभाग को भेजा है। और दूसरा अभी कुछ 2-3 महीने पहले एक चिट्ठी आई थी, वो भी खेल विभाग से आई थी, जिसमें उन्होंने पूरे हिमाचल में क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए जगह मांगी है। तो अब हमने यहाँ से जोगिंदर नगर से लगभग 96 बीघा जगह शानन में चिन्हित की है और उसका प्रपोजल सरकार को बना के भेजा है और उम्मीद करते हैं कि वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम हुआ है इनके कार्यकाल में, क्योंकि जिस तरह से लॉर्ड भड़ोल की बात की, वहाँ पे हॉस्पिटल का जो एक मुद्दा था, ज़मीन का मुद्दा था, लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्या होती थी। उसके बाद जो उप तहसील बनी मकरेडी में, वहाँ भी ज़मीन के लिए कहा, और पंचालक में जो विद्यालय की बात सर ने की है, तो काफ़ी सारे मतलब इनके हम कंट्रीब्यूशन मान सकते हैं जोगिंदर नगर के लिए। और आने वाले समय में यदि आप यहाँ रहते हैं तो शायद जोगिंदर नगर का और ज़्यादा भला हो सके। सर आखिरी में कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे माध्यम से यहाँ की जनता को, और खासकर युवाओं की बात करेंगे, क्योंकि आज का युवा जो है थोड़ा सा नशे के और ज़्यादा जा रहा है, और क्योंकि हिमाचल की बात करेंगे, हम सिर्फ जोगिंदर नगर की बात नहीं करते, तो क्या कुछ मैसेज कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं युवाओं को ही कहना चाहूँगा, देखिए ऐसा है कि नशे से हमें दूर रहने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि नशा आपको और कहीं नहीं ले जाएगा, नशा आपको सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाएगा। और नशे में भी सबसे जो खतरनाक नशा इस वक्त जो हिमाचल में आ रहा है वो है चिट्टा, और चिट्टे से बचने की बहुत ज़रूरत है। आप और किसी भी नशे से बच सकते हैं, चिट्टा अगर आपने एक बार भी गलती से भी उसका सेवन कर लिया तो वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। तो युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप नशे से दूर रहें, और आपके क्योंकि हमारे यहाँ पे इकोनॉमिकली कोई बड़े अच्छे यहाँ पे नहीं हैं लोग,
है ना। कुछ कुछ लोग हैं वो बड़े अच्छे घरों से हैं, और कुछ बच्चे जो है मैक्सिमम जो हमारे यहाँ के जोगिंदरनगर के जो पॉपुलेशन है मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और माँ बाप की आशाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं बच्चों से कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के आगे कुछ कोई अच्छी नौकरी करेगा या कोई अच्छा बिजनेस करेगा। तो वो आप अपने माँ बाप का ध्यान रखें जो इतनी मेहनत से आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, तो वो उसमें पढ़ाई में आप ध्यान लगाएं। और खेल कूद की हमने व्यवस्था कर रखी है। हमारे पास यहाँ पे एक सोसाइटी है जिसमें जो बच्चे फ़ौज में जाना चाहते हैं उनको हम वहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं। और आपको बताना चाहूँगा, अभी पीछे जब अग्निवीर की भर्ती हुई है तो हमारी इसी एकेडमी से, ये जो सोसाइटी की एकेडमी है, यहाँ से 142 बच्चे जो है अग्निवीर भर्ती हुए हैं। क्योंकि अपनी ओर से भी जिस तरह से आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं हैं। आप इसी तरह से आप जैसे ऑफिसर अगर मिलते रहें जोगिंदरनगर को, तो शायद जोगिंदरनगर का आने वाले समय में हम मान सकते हैं कि यहाँ से नक्शा जोगिंदरनगर का बदल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।